तो हम लोग अब बात करेंगे C4 साइकिल या C4 पैथवे की। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि C4 पैथवे कौन से प्लांट में मिलता है, C4 प्लांट में। और वो प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, प्लांट्स दैट आर एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, वो C4 पैथवे या C4 प्लांट बोले जाते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, जबकि C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। हालांकि ये जो C4 कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये भी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के थ्रू ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये अलग बात है। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें C3 साइकिल नहीं होती, C3 साइकिल होती है, लेकिन पहले इसमें 4 कार्बन कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, जो बाद में फिर C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। किस तरह से करता है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये इस मैनर में C3 प्लांट से डिफरेंट होता है C4 प्लांट। अब इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए इसमें जो इनकी लीफ की एनाटॉमी होती है वो C3 प्लांट और C4 प्लांट में डिफरेंट होती है। तो C4 प्लांट आर स्पेशल, दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, दे शो ए रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज, दे लैक ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी वर्क करते हैं और इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, यानी कि हाई लाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या प्रोसेस होती है और कैसे होती है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले C4 प्लांट के लीफ की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है C3 प्लांट से। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये C3 प्लांट है, ये C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट में जो लीफ की एनाटॉमी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। ठीक है, तो C4 प्लांट में क्या होता है, पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड वेस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स एंड द लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी इज कॉल्ड क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंच का मतलब होता है वृत्त या एक माला जैसी संरचना, सराउंडिंग स्ट्रक्चर, है ना। बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल एंड दे आर characterized by having a large number of chloroplast, thick wall, impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces। यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं ये क्या इसमें अंतर है, क्या स्पेसिसिटी है इसके अंदर C4 प्लांट में। तो नॉर्मली जो लीफ का एनाटॉमी होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मीजेनकाइमा है, मीजेनकाइमा में ये पैलिसेड सेल्स हैं, पैलिसेड मीजेनकाइमा है, ये स्पॉन्जी मीजेनकाइमा है और ये वेस्कुलर बंडल है। यहाँ पे बीच में वेस्कुलर बंडल है, इसके चारों ओर ये जो आप देख रहे हैं ये बंडल शीथ सेल है। ये C3 प्लांट है, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये स्ट्रोमा है गैसियस एक्सचेंज के लिए स्ट्रोमा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से नॉर्मल एनाटॉमी है C3 प्लांट की। यहाँ पे क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बंडल शीथ सेल तो यहाँ पर भी है, लेकिन इसके चारों ओर मेसोफिल सेल बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत एकदम कवर किए हुए हैं इसको पूरी तरह से। ठीक है, एक लेयर के फॉर्म में, एक से ज़्यादा लेयर भी इनकी हो सकती है। तो एक क्रैंच के फॉर्म में, क्रैंच का मतलब वृत्त या माला की तरह से बिल्कुल इसको सराउंडिंग घेरे हुए है बिल्कुल। तो ये डिफरेंट है, ये देखिए आप और इसको देखिए, इसमें इस तरह से आपको पैलिसेड सेल दिखाई, यहाँ पे क्या है मेसोफिल सेल इस तरह से इसके सराउंडिंग में है और इनकी एक से ज़्यादा सराउंडिंग या लेयर्स भी हो सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बंडल शीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि बिना इसके जो ये C4 साइकिल है वो पॉसिबल नहीं है। और इसके क्लोरोप्लास्ट थोड़े लार्ज भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि बताया कि बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए लार्ज नंबर। क्लोरोप्लास्ट का मतलब इसके अंदर जो बंडल शीथ सेल है इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट इनके थोड़े से बिग होते हैं, बड़े होते हैं थोड़े से, नॉर्मल जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं उनसे, और नंबर भी इनका ज़्यादा था। और नॉर्मली C3 प्लांट में आपको यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल में नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस है C3 प्लांट और C4 प्लांट में। और इस तरह की एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी यही है आपका, इसमें मेसोफिल सेल इस तरह से अरेंज होती है, ये बंडल शीथ सेल है, इसके अंदर भी यहाँ क्लोरोप्लास्ट होते हैं और लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो आपका मीजेनकाइमा है, मेसोफिल सेल्स हैं, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी सेल का। एक जनरलाइज टाइप का डिस्क्रिप्शन है पूरा यहाँ पे
बाकी वैसे ही इसमें लोअर और अपर एपिडर्मिस जैसे नॉर्मल होता है उसी तरह से है यहाँ पर। तो इस तरह से आपने देखा कि C3 प्लांट और C4 प्लांट के लीफ में क्या डिफरेंस होता है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि C4 साइकिल कैसे होती है। तो C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे मेज है, सारगम है, ये सब C4 प्लांट हैं। तो इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं और इनका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत कम होता है। आप देख रहे हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं, जबकि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो हम लोग बात करेंगे अब C4 साइकिल, या इसका एक नाम और है हैच एंड स्लैग पैथवे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि C4 प्लांट में क्रांज एनाटमी पाई जाती है। तो क्रांज एनाटमी का मतलब क्या होता है कि उसमें जो बंडल स्थित सेल है वो एक या एक से ज़्यादा लेयर में हो सकती है और वो इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज होती है और बहुत कंपैक्ट होती है, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसके अलावा वो थोड़ी लार्ज होती हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा नंबर में होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं और ज़्यादा नंबर में भी होते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि C4 प्लांट में ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो किस तरह से होती है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर कि ये आपका मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। और इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है नॉर्मली वो केल्विन साइकिल में एंटर करती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली वो केल्विन साइकिल में एंटर नहीं करेगी। तो क्या होगा यहाँ पे एक CO2 एक्सेप्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड या पायरुवेट, जिसको शॉर्ट में हम लोग PEP कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये PEP है और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन में चेंज हो गई वाटर से रिएक्ट करके। तो ये दोनों मिल करके फिर क्या बनाते हैं, फिर इसमें PEP और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिल करके बनाते हैं C4 एसिड यानी ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस साइकिल का, इसीलिए इस प्रोडक्ट के नाम पे ही इसको हम लोग C4 साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, PEP कार्बोक्सिलेज या PEP केस बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं PEP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड PEP से जुड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया PEP कार्बोक्सिलेज। सीधा सी बात है कि जब PEP में या फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है या कार्बोनेट आयन जुड़ रहा है तो इसका नाम हो गया PEP कार्बोक्सिलेज। और दूसरी चीज़ यहाँ है कि मीजोफिल सेल में, यहाँ पे इस मीजोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। जो भी हम लोग पहले पढ़े थे कि C3 साइकिल जहाँ होती है वहाँ कौन सा एंजाइम होता है, रूबिस्को। तो वो रूबिस्को एंजाइम इसमें नहीं होता, मीजोफिल सेल में नहीं होता। नॉर्मली जो रूबिस्को एंजाइम होता है मीजोफिल सेल में ही होता है जहाँ पे C3 साइकिल होती है, लेकिन इस तरह के प्लांट में यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम मीजोफिल सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे वो रूबिस्को एंजाइम यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है ये फिर चेंज होता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड कंपाउंड में, और इसी मीजोफिल सेल के अंदर ही ये जो C4 एसिड होगा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, और फिर वो मूव करेगा डिफ्यूजन के थ्रू बंडल शीथ सेल में। यानी यहाँ कोई गैपिंग, तो वैसे तो गैपिंग नहीं है लेकिन डिफ्यूजन के थ्रू करेगा, सेल्स के बीच में गैप नहीं है। सेल्स के अंदर आप देख रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इसमें एंट्री हो रही है, न कि कोई इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ नहीं है। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से चला जाएगा बंडल शीथ सेल में। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल में जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे C4 एसिड जो पहुँचेगा वो वहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाना, उससे डिटैच हो जाना। ठीक है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो चली जाएगी, फिर यहाँ पर केल्विन साइकिल होगी। तो केल्विन साइकिल होगी लेकिन बंडल शीथ सेल में होगी। तो इस तरह से देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो अटैच हो रही है मीजोफिल सेल में, लेकिन केल्विन साइकिल कहाँ हो रही है, बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ सेल में ये पूरी तरह से इम्परवियस टू गैसेज है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ नहीं सकती। जब ऑक्सीजन यहाँ नहीं आएगी तो RUBP का ऑक्सीडेशन होने नहीं पाएगा। तो जैसे कि रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में RUBP का ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन जब ये बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन की एंट्री हो ही नहीं पाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे रूबिस्को की हेल्प से RUBP का ऑक्सीडेशन नहीं होने पाएगा। तो इस
इस प्रोसेस को जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। उसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो बंडल स्टिच सेल में क्लोज चैम्बर की तरह है, यहाँ पे कोई भी बाहर से ऑक्सीजन वगैरह नहीं आ सकती। तो रुबिस्को यहाँ पे पूरी तरह से सेफ होता है और आरयूबीपी C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। आरयूबीपी को रुबिस्को जो है किसी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। इस तरह से सिर्फ यहाँ पे C3 साइकिल के हेल्प से ग्लूकोज या आपके सुक्रोज की सिंथेसिस होती है। और ये पूरी साइकिल C3 साइकिल जो है वो कहाँ पे होती है, आपके बंडल स्टिच सेल में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो कंडीशन है कि जो आपका ये बंडल स्टिच सेल है इसमें रुबिस्को एंजाइम तो होता है, लेकिन पीपी केस या फास्फोइनॉल पायरुवेट जो एंजाइम है वो नहीं होता है। जबकि मीजोफिल सेल में पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है ये आपका रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। तो इस चैम्बर में आपका कौन सा एंजाइम है, पीपी कार्बोक्सिलेज या पीपी केस, और यहाँ पे रुबिस्को नहीं है। जबकि इसमें रुबिस्को मौजूद है और पीपी कार्बोक्सिलेज नहीं है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो पीपी से जुड़ करके ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाती है, प्रेजेंस ऑफ पीपी कार्बोक्सिलेज। फिर उसमें उसका हाइड्रोजनेशन होता है, माइलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलिक एसिड बनता है। ये मैलिक एसिड एंटर करता है बंडल स्टिच सेल में। ये सारी प्रोसेस मीजोफिल सेल में हो रही है। फिर बंडल स्टिच सेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। पायरुविक एसिड फिर वापस से चला जाता है मीजोफिल सेल में, और फिर मीजोफिल सेल में ये पीपी में चेंज हो जाता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में एटीपी के हेल्प से। और ये जो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज था ये अब चला जाएगा केल्विन साइकिल में। आरयूबीपी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आरयूबीपी से अटैच होकर के ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। और फिर वो उस तरह से जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसमें एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल इधर अलग हो गया, बाकी वो आरयूबीपी का रिजनरेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आधी प्रोसेस यहाँ हो रही है, आधी प्रोसेस यहाँ हो रही है। तो इसमें और मैलिक मीजोफिल सेल से बंडल स्टिच सेल में मैलिक एसिड जो आ रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू आ रहा है। यहाँ आपने देखा ना प्लाज्मोडेस्मेटा बना हुआ है, इसके थ्रू आ रहा है। तो ये पूरा तरह बंडल स्टिच सेल पूरा क्लोज चैम्बर की तरह होता है। इसमें कोई भी गैसियस एक्सचेंज एंट्री नहीं हो सकती। डिफ्यूजन के थ्रू फ्लूइड चीज, लिक्विड चीज तो आ रही है, लेकिन गैसियस कोई एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये बंडल स्टिच सेल किस में होती है, C4 प्लांट में होती है। और C4 प्लांट में जो आपका इसका रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम के हेल्प से आरयूबीपी का ऑक्सीडेशन नहीं होने पाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह है। यहाँ ये मीजोफिल सेल तो गैसियस एक्सचेंज के लिए परवियस है, लेकिन बंडल स्टिच सेल में कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रुबिस्को मौजूद नहीं है। यहाँ पे रुबिस्को मौजूद है तो यहाँ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं सकती, कोई गैसियस एक्सचेंज हो नहीं सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज जरूर है, लेकिन बाहर से यहाँ गैसियस एंट्री कोई नहीं हो सकती, ये इम्परवियस टू गैसेस हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होकर डायरेक्ट केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। तो ये एक कम्पैक्ट पैथवे है, एक सिक्योरिटी की तरह यहाँ लगा हुआ है, पूरा सिक्योरिटी चेक की तरह, कि बाहर से कोई गैसेस एक्सचेंज इसमें नहीं हो सकता। जो भी कुछ होगा वो ट्रांसफॉर्म्ड वे में, CO2 इसमें आ भी रही है तो दूसरे फॉर्म में आ रही है, वो फिर आ करके वापस से चेंज हो रहा है। तो ये अंतर है C3 साइकिल और C4 साइकिल का।